नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर जज कैट एंड फॉर्मर चेयरपर्सन परमानेंट लोक अदालत श्यामा डोगरा जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। श्यामा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आज हम श्यामा डोगरा जी से जानने वाले हैं परमानेंट लोक अदालत के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो मामला अक्सर कोर्ट कचहरी में आता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोर्ट कचहरी का क्या कोई अल्टरनेट भी हो सकता है और परमानेंट लोक अदालत किस प्रकार से एक स्पीडी जस्टिस यानी कि एक त्वरित न्याय प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। श्यामा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चेयरपर्सन भी रही हैं परमानेंट लोक अदालत की, आप जज भी रही हैं कैट की, बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, डिप्टी एडवोकेट जनरल आप रही हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो परमानेंट लोक अदालत है ये है क्या और किस प्रकार से कार्य करती है? हाँ, ये इसमें जो है विधिक सेवाएं अधिकरण है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, उसके तहत इसका जो संगठन हुआ और लगभग सभी स्टेट्स ने इनकी हर ज़िले के हिसाब से इसको परमानेंट लोक अदालत को स्थापित किया। और इसमें एक चेयरमैन रहते हैं, 2 मेंबर रहते हैं और इसका जो है 22C सेक्शन है इसका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, उसके तहत इसको बनाया। और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य क्या था कि सबको जो है स्पीडी जस्टिस मिले, सस्ता न्याय मिले और बिना किसी कोर्ट फी के इसमें कोई भी आ सकता है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, देन इसमें ट्रांसपोर्ट है, वाटर, लैंड, रेलवेज़, इस तरह से 9 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं। उसके तहत कोई भी लिटिगेशन है किसी तरीके के भी, उसके लिए परमानेंट लोक अदालत में लोग जा सकते हैं। जी, आपने उद्देश्य के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं पब्लिक को एक त्वरित न्याय यानी कि स्पीडी जस्टिस देने के लिए एक तरह से हम अगर इसको कहें कि एक जुडिशियल बॉडी का निर्माण किया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, परमानेंट लोक अदालत, अगर हम हिमाचल की बात करें या हम शिमला की बात करें, तो किस लेवल पे आप परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं कि आपका मामला अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में चल रहा है या HP हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो इसके अंदर आते हैं? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का ही आता है जो पब्लिक से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, बैंक है, इसमें पब्लिक एट लार्ज जो है इन्वॉल्व रहती है। पर मैम, कई बार मामले जैसे चल रहे होते हैं, आप सिविल जज के पास आपका मामला चल रहा है, तो क्या वो मामला भी इसके अंतर्गत आ सकता है? नहीं, वो मैं आपको इसका जो इसमें जो फ़र्क है, लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत दोनों जो है बने तो उसी में है, विधिक सेवाएं एक्ट के अंदर ही बने हैं। लेकिन जो लोक अदालत है उसके और इसमें ये फ़र्क है कि लोक अदालत तब लगती है जो केसेस पहले से ही पेंडिंग होते हैं। वो किसी भी कोर्ट में हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकते हैं, हाई कोर्ट में हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वो सेकंड सैटरडे को, हर सेकंड सैटरडे 3 महीने के बाद वो सारे केसेस को इकट्ठा करके लोक अदालत में लगाते हैं। तो उसमें जो है वही जजेस रहते हैं और उनके साथ कोई मेंबर रहते हैं जिनके पास केस पेंडिंग होता है। और उसमें जो है उस स्टेज में वो उनको कहते हैं कि जी हम दोनों का फैसला आपस में हमने तय कर लिया है और हम इसको जो है डिसाइड करना चाहते हैं एमिकेबली। तो वो उसको उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और वो लोक अदालत स्पेशल बैठती है जो उसमें उनका फैसला हो जाता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं सबके और वो डिक्री बन जाती है, अवार्ड बन जाता है। लेकिन जो परमानेंट लोक अदालत है वो सिविल कोर्ट की तरह ही है। इसमें जो है एक सिंपल एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपको कोर्ट फी नहीं लगानी है, आप खुद भी पेश हो सकते हैं, आपका वकील भी आ सकता है। उसके बाद जो है दोनों पार्टीज, दूसरी पार्टी को नोटिस भेज देती है कोर्ट, चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, वो अपना डिफेंस देते हैं। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ में अगर रजामंदी हो सकती है तो आप रजामंदी कर लीजिए। दोनों आपस में बात करते हैं। कोर्ट भी, हमारा जो परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन है वो भी उनको बताते हैं कि अगर आप ऐसे कर लेंगे जल्दी तो आपका जल्दी फैसला हो जाएगा। तो इससे सस्ता न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा। आप एक सिंपल एप्लीकेशन कागज़ पे लिख के भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जी ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बैंक का केस था, तो उसका 32 लाख का लोन था उसने लिया हुआ, तो वो NPA हो चुका था। NPA का मतलब होता है आगे फिर उनको लोन नहीं मिल सकता है और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट करिए हमारे साथ। बैंक वाले आए इन पर्सन ऑफिसर्स और हम आपको इसमें जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर देंगे कुछ हद तक। तो काफ़ी उनके साथ बातचीत हो के हमने भी कन्विंस किया कि आप 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अगर आप 32 लाख की जगह 22 लाख देते हैं तो ये आपका 10 लाख जो है माफ़ कर देंगे।
जी। उनसे बात हुई, बैंक वालों से भी, उन्होंने अपने ऑफिसर से बात की, तो वो तैयार हो गए। तो आप ये देखिए 2-3 पेशियों के बाद ही वो केस डिसाइड हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के केसेस हैं, किसी का मीटर नहीं लगा है, अब ये पानी का मीटर नहीं लगा है, तो ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, तो उनको बुला के, ऑफिसर्स को बुला के कोई कनेक्शन देना है, किसी का कुछ अनऑथराइज कुछ हो गया है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी केसेस होने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का है, इंश्योरेंस के केसेस बहुत किए। तो मैंने लगभग 19 से लेकर 21 तक मैंने चंडीगढ़ परमानेंट लोक अदालत में काम किया और सेटलमेंट 6 करोड़ के लगभग अमाउंट की जो है सेटलमेंट हुई है। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अमाउंट की आप बात करें परमानेंट लोक अदालत में, जैसा आपने कहा कि पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े मामले आते हैं, तो क्या कोई अमाउंट भी होती है कि कितने अमाउंट तक के मामले आप डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन होती है ना, कि अगर 1 करोड़ से नीचे का कोई भी क्लेम है या कुछ और है लिटिगेशन, वो केसेस हमारे पास आएंगे। 9 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो नोटिफाई की हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी 2-4 बताई हैं, 9 हैं ये टोटल। रियल एस्टेट भी हमारे पास आता है। मान लीजिए किसका फ्लैट जो है वो बना नहीं है, सालों साल हो गए, और फिर उनको हम कहते हैं या तो बना के तो बन नहीं सकता है ओवरनाइट, तो वो उसके लिए फिर उनको जो है पैसे वापस करिए, ब्याज भी मिलता है। ऐसे ही कोई पार्किंग है, पीजीआई की पार्किंग का केस था हमारे पास, तो उनको हमने टाइम बाउंड मैनर में उनको कहा कि अब इसको फेज मैनर में जितना जल्दी हो सकता है उसको बनाइए। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस का भी हो जाता है। 1 करोड़ से नीचे का जो भी केस होगा वो हम कर सकते हैं। जी, जब आप परमानेंट लोक अदालत का जिक्र कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए ये मामले होते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा परमानेंट लोक अदालत हिमाचल में कहाँ कहाँ पर लगती है? हाँ, हिमाचल में तो परमानेंट लोक अदालत अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में तो मैं रही हूँ उसमें है। तो यहाँ थोड़ा लिटिगेशन का भी वो कम है, और कुछ केसेस मुझे लगता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है अभी, मैं ले नहीं पाई, कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी कुछ दिया हुआ है शायद पावर्स हैं, मैं श्योर नहीं हूँ मिली है कि नहीं। जी, तो परमानेंट लोक अदालत अदरवाइज़ यहाँ नहीं अभी इस्टेब्लिश हुई है। जी, मतलब हिमाचल में परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश नहीं हुई है। जब हम मैम लोक अदालत की बात करें, परमानेंट लोक अदालत की बात करें, आपने कहा कि एक आप सादा आवेदन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई मामला कोर्ट कचहरी में जाता है तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है, आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे क्या बिना लॉयर के भी आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, प्रोसेस क्या होता है अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं? मान लीजिए इन पर्सन कोई आता है, एक लेडी का केस है मेडिकल नेग्लिजेंस का, इंश्योरेंस का था, तो वो इंश्योरेंस में वो कुछ कह के कि नहीं इसका तो ये डिजीज़ नहीं थी, इसको ये तो पहले से इसको डिजीज़ थी, ये सब करके वो खुद भी आती थी, तो इन पर्सन और इंश्योरेंस के वो आते थे, उनका हमने डिसाइड किया कि जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से इसका केस बनता है। ऐसे एक बार इंश्योरेंस वालों ने 2 लाख रुपया किसी का देना था, तो वो उसको नहीं गया, किसी गलत आदमी को चला गया। तो हमने कहा कि इसको तो पैसे नहीं मिले हैं, आप इसको पूरा क्लेम दीजिए 2 लाख का, जो आपका गलत आदमी को गया वो आप क्लेम रिकवरी करिए, उसके लिए आप हमारे पास ही आ जाइए, बेशक हम उसको नोटिस करेंगे। उसको हमने भी वैसे पार्टी बना के नोटिस किया था। ऐसे ही सीनियर सिटीजन आते हैं, ओल्ड पीपल आते हैं, उनको हमेशा मैंने प्रायोरिटी दी है, चाहे मैं कैट में रही हूँ चाहे RCT में, और जो ओल्डेस्ट केसेस हैं उनको मतलब टॉप में लगा के पहले उनको डिसीजन करते हैं हम। और इसमें टेक्निकल नहीं है, सिविल सूट की तरह है, डिक्री पास होती है, जो अवार्ड होता है वो डिक्री होती है और उसकी एग्जीक्यूशन भी होती है। हमारा परमानेंट लोक अदालत कर सकता है या फिर सिविल कोर्ट को हम भेज सकते हैं कि आप इसकी एग्जीक्यूशन करिए। डिग्री की होती है ना, से डिग्री पास हो गई कहते हैं, तो उस तरीके से टेक्निकल नहीं है, हमने कि पूरा वैसा प्रोसीजर फॉलो करना है जो सिविल प्रोसीजर कोड में होता है। हम उनको बुलाएंगे, उनको पॉइंट्स इशू, जो उनके इशू बनते हैं उसके पॉइंट नोट करके, उसके बाद हम जो उनका एविडेंस होता है वो बाय वे ऑफ एफिडेविट, शपथ पत्र पर भी ले लेते हैं हम, और उसके बाद बहस हो जाती है। मान लीजिए कि एडवोकेट आया है, कुछ लीगल इशू भी हो जाते हैं कई बार, तो वो फिर बहस करते हैं और जितना जल्दी हो सकता है उनको हम डिसाइड करते हैं। और मेरे पास 2 साल से पुराने केस कोई नहीं थे। जी, एविडेंस की आपने जिक्र किया, और एक कॉर्नरस्टोन होता है किसी भी केस के लिए एक एविडेंस, और एविडेंस पे ही डिसाइड किया जाता है केस। तो शामा जी, जब एविडेंस की आप बात करें, आप कह रहे हैं कि ऑन ओथ इसमें ऑन बाय वे ऑफ एफिडेविट होता है, तो क्या कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है? और जो एफिडेविट होता है उसमें आप जनरली क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं, और क्या आपको एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए भी जाना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको लगता है कि बुलाना ज़रूरी है, या वो कहता है मैंने आना है, मैंने खुद अपनी गवाही देनी है, तो उसको बुलाते हैं हम। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी ने करना है तो वो कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट उनके केस के सपोर्ट के लिए हैं उनको प्रूव करेंगे तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब इतना बहुत टेक्निकल नहीं है हमारे, और हम अपने ऑर्डर को भी रिव्यू भी कर सकते हैं हम। मान लीजिए कोई ऐसी गलती हो गई, कोई लीगल पॉइंट छूट गया, या टेक्निकल पॉइंट ऐसा था जो ज़रूरी था और छूट गया, या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई,
या कोई इशू को हमने डिसाइड नहीं किया जी तो उसके लिए रिव्यू भी कर सकते हैं। जी पर बहुत मतलब जैसे इसमें तो होता है ना, सिविल सूट्स में तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस ही बहुत आ जाती हैं। ऐसा इसमें नहीं है, मतलब बहुत ही स्पीडी जस्टिस है ये जी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खास करके जो लोग खुद केस करना चाहते हैं, किसी को एंगेज नहीं कर सकते हैं वकील को, या कोई लीगल पॉइंट इतना इन्वॉल्व नहीं है तो वो कर सकते हैं। लीगल पॉइंट्स के लिए भी अच्छे अच्छे एडवोकेट्स आते हैं, अपना केस देते हैं। जी सिविल सूट का आपने जिक्र किया और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब किसी का कोई सिविल मामला चल रहा है, जैसे आपने कहा पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड, कई बार लोग डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी ये मामला लगता है या फिर सीनियर सिविल जज के पास भी ये मामला लगता है, तो क्या आप वहाँ से एक एप्लीकेशन मूव करके क्या इसको परमानेंट लोक अदालत में भी शिफ्ट करवा सकते हैं? मैं एज अ पटिशनर की तरफ से ये आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बिजली का कनेक्शन का केस है जी या फिर कोई रोड नहीं बन रहा है या फिर आपका बैंक का ऐसा कोई केस है, तो उसके लिए आप उनको वहाँ से विड्रॉ करके फिर हमारे पास फ्रेश फाइल कर सकते हैं। जी लेकिन जैसे सूट फॉर पोजेशन है, सूट फॉर डिक्लेरेशन है, ये सब चीज़ें प्राइवेट वाला नहीं हमारे पास, परमानेंट लोक अदालत में नहीं आता है। सिर्फ पब्लिक से रिलेटेड वाले, जैसे ट्रांसपोर्ट बताया मैंने, एजुकेशन का आ सकता है, चाहे वो प्राइवेट है, स्कूल की फ़ीस का है। जैसे मान लीजिए 3 महीने बाद बच्चे को उन्होंने स्कूल से निकाल लिया कि हमने किसी दूसरे स्कूल में डालना है, यहाँ फ़ीस बहुत महंगी है, तो वो कहते हैं नहीं आपको पूरे साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, तब हम इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि पूरे साल की वो क्यों देगा जब उसने पढ़ाई नहीं किया, तो उसमें हम फिर कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, जैसे 3 महीने का दे दिया, बाकी फ़ीस उसकी वापस हो जाती है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जैसे किसी का नाम बदलना है, अपना कोई सरनेम बदलना है, वो इससे रिलेटेड सारे केसेस और बहुत जल्दी जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। जी श्यामा जी, कॉम्पनसेशन कैसे आप डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए? और अगर आप कहीं पे देखते हैं कि जहाँ पे जो पिटिशनर है वो सच में अग्रीव्ड है और जो ऑपोजिट पार्टी है, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी की अगर हम बात करें, कोई बैंक है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी, वो सच में गलत कर रही है, तो क्या आप उनको फ़ाइन लगाने की पावर भी क्या एक परमानेंट लोक अदालत के पास होती है? इसमें कॉस्ट भी हम इम्पोज करते हैं, वो डिक्री की तरह बनता है। यहाँ भी अवार्ड जो होता है डिक्री की तरह है। तो जैसे बैंक का लोन का है, भी इसने इतनी रिकवरी करनी है, इतना लोन देना है, उसके ऊपर 9% जो लागू होता है इस पर्टिकुलर टाइम में, उसका हम इंटरेस्ट लगाते हैं और कॉस्ट लगाते हैं। कॉम्पनसेशन भी कई बार हम देते हैं, जैसे रियल एस्टेट के केसेस होते हैं, मेंटल एगनी के लिए, सफरिंग के लिए, वो भी कई बार हम लोग दे देते हैं। जी, तो कॉम्पनसेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि अक्सर जब हम कोई भी सिविल सूट फाइल करते हैं, और हमारे दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा कि अगर आप कॉम्पनसेशन के लिए या डैमेजेस के लिए कोई भी सिविल सूट कोर्ट में जाके फाइल करते हैं तो आपको अच्छी खासी कोर्ट फीस उसमें लगानी पड़ती है। अगर आप तकरीबन 5 लाख का दावा कर रहे हैं तो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये आपको कोर्ट फीस एज अ जमा करनी पड़ेगी। तो क्या इसमें भी कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी? इसमें ऐसा कॉम्पनसेशन वाले प्राइवेट के तो केसेस आएंगे नहीं। अब जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस का मैंने बताया था, किसी का था ऐसा, तो उसमें हम कॉस्ट कॉम्पनसेशन की तरह ही उनको अलग से देते हैं। डिक्री अलग पास हो गई और उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया और कॉम्पनसेशन मेंटल एगनी हो रहा का हम, और डिस्क्रिशन है उसको देते हैं। जी, और अगर एक पार्टी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ पर होती है परमानेंट लोक अदालत के फैसलों की? उसके हाई कोर्ट में है, और बड़ा रेयरेस्ट केसेस में इंटरफेयर करते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि फैक्ट्स पे तो इंटरफेरेंस होती नहीं, कोई लीगल पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए जुरिसडिक्शन ही नहीं है बिल्कुल, और वो केस परमानेंट लोक अदालत ने डिसाइड कर दिया, तो उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं जी, और बाकी कोई लीगल पॉइंट है उस पर जा सकते हैं। जी श्यामा जी, आप कैट में भी रहे, आप परमानेंट लोक अदालत में भी रहे, तो मामले कैट में भी आते हैं, परमानेंट लोक अदालत में भी आते हैं। जैसा आपने कहा पब्लिक यूटिलिटी या गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ही मुझे लगता है कि केसेस आते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग कैट में जाएं या फिर परमानेंट लोक अदालत में जाएं? नहीं, कैट इज़ टोटली डिफरेंट, तो सर्विस मैटर से रिलेटेड है। कोई डिसमिस हो गया, किसी को जो है पेनल्टी हो गई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बाद, या सस्पेंड हो गया, सर्विस रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, और जो नोटिफाइड हैं अथॉरिटीज़ उनके तो कैट में जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ वही केसेस आएंगे ना, 9 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, सिर्फ वही केसेस लगते हैं हमारे पास। जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई केस परमानेंट लोक अदालत से लोक अदालत के लिए भी आपने भेजा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोक अदालत वाले वही केसेस हैं जो कोर्ट्स में पेंडिंग है। जी, ये परमानेंट लोक अदालत रोज़ बैठती है, रेगुलर सिटिंग्स होती हैं और पूरा स्टाफ है, प्रॉपर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो लोक अदालत है वो जहाँ केस पेंडिंग है
वहीं अगर दोनों पार्टीज रजामंदी करती हैं कि हमने तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं केसेस, काफ़ी उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, फिर वो लोक अदालत में चला जाता है। आपने देखा होगा 3 महीने बाद तकरीबन सभी जगह में लोक अदालत बैठती है। तो इस दोनों चीज़ें फ़र्क हैं। परमानेंट लोक अदालत रोज़ बैठती है और नॉन यूटिलिटी सर्विसेज जो पब्लिक से रिलेटेड हैं उनके केसेस करती है। 1 करोड़ तक की जुरिसडिक्शन है। और पहले हम भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने का मैंडेटरी है, हमें पहले कराना ही पड़ता है उनको कि एमिकेबल सेटलमेंट कर लीजिए आपस में। तो उनको जैसे वो भी 32 लाख का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऐसे रियल एस्टेट के केसेस किए हमने। जैसे कभी इंटरेस्ट छोड़ देती है पार्टी या कि कम दे दीजिए इंटरेस्ट, हमें जल्दी फैसला हो जाए। आपने कॉम्प्रोमाइज़ का जिक्र किया कि कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है। मैं जानना चाहूँगा मीडिएशन, अगर मुझे समझ आ रहा है कि तो एक तरह से मीडिएशन इसमें कराई जाती है, बट अगर एक पार्टी मीडिएशन नहीं करना चाहती तो फिर किस प्रकार से आप फैसला कराने अपना की रिप्लाई कोशिश देते हैं, उसका जो एप्लीकेशन दी है उसका रिप्लाई देंगे कि ये सही है गलत है जो भी है, उसका रिजॉइंडर है, रेप्लिकेशन कह लीजिए, वो देते हैं। उसके बाद हम उसके पॉइंट्स बनाएंगे कि क्या क्या इनका वो है, फिर एविडेंस सेम सिविल सूट की तरह, लेकिन जल्दी जल्दी डेट्स पड़ती हैं और टेक्निकलिटीज़ को ज़्यादा वो नहीं किया जाता। जी, मीडिएशन की जब हम जिक्र करते हैं शामा जी, हम देख रहे हैं आज की डेट में जिस प्रकार से कोर्ट्स में केस आ रहे हैं, हर कोर्ट मैक्सिमम मैटर्स को मीडिएशन में भेज रही है और चाह रही है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, हम हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ भी मीडिएशन सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे मीडिएशन क्या चेयरपर्सन खुद करवाता है या फिर मीडिएशन के लिए, क्योंकि जब हम अक्सर देखते हैं कि जब मीडिएशन कोर्ट में होती है तो एक मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे मीडिएशन आप किस प्रकार से करवाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ किस प्रकार से? इसमें हम ही लोग कर देते हैं मीडिएशन का, उनको मौका दे देते हैं कि आप देख लीजिएगा, अगर आप अभी डिसाइड करते हैं तो आपका जो है मीटर चलना बंद हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट चलना बंद हो जाएगा। ये लोग एग्री भी कर रहे हैं अभी कि आप इतने पैसे दे दीजिए, या रियल एस्टेट वाले हैं या इंश्योरेंस वाले हैं कि जी हम इतना पैसा देंगे तो ये मान जाएं। तो कई बार सोचते हैं कि 10 साल धक्के खाने से अच्छा है कि हम यहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इस तरीके से हम उनको कन्विंस करते हैं। मीडिएशन में आपको जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मीडिएशन का जो है उसमें आपको दोनों पार्टीज अपने मन से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, या हम सजेशन दे सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करिए और आपका इसमें ये फ़ायदा है, आपका इसमें ये नुकसान है। लेकिन मीडिएशन में जो है दोनों पार्टीज़ अपने आप से डिसीजन लेती हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिमोनियल केस है तो वो दोनों को सुनेंगे, मीडिएटर सुनेगा, उसके बाद वो आपस में बात करेंगे, तो वो कहेंगे जी हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं। वो उनके अपनी जो है इच्छा शक्ति है दोनों की पार्टी रजामंदी से, तो वो उसके हिसाब से मीडिएशन सक्सेसफुल हो जाती है। दोनों पार्टीज मना कर देती हैं या एक पार्टी मना कर देती है तो वो फिर वापस हाई कोर्ट में या जहाँ भी वो केस लगा होता है वहाँ वापस चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कन्विंस हो गए तो ठीक है, उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर नहीं मानते हैं तो हम प्रोसीडिंग्स आगे चला देते हैं और फिर खुद अवार्ड या डिक्री पास करते हैं। जी, मैं ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें ज्यूरिसडिक्शन क्या रहती है? जब ज्यूरिसडिक्शन का है, टेरिटोरियल का मतलब है चंडीगढ़ का है, तो जो चंडीगढ़ के एरियाज़ में जितना भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के मैटर है, कॉरपोरेशन है जैसे, और रियल एस्टेट का हेड ऑफिस भी वहाँ है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो उसके बाहर है, तब भी वो चंडीगढ़ में केस कर सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ का है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, एजुकेशन है, उनके जो जितना एरिया लैंड जोग्राफिकल वाला उसके हिसाब से वहीं पे केस होगा। अगर चंडीगढ़ से बाहर के हैं, जैसे मान लीजिए जीरकपुर आ गया, जीरकपुर का पंजाब में होगा उसका केस। जी मैम, कई बार ये भी होता है कि जब हम रियल एस्टेट की बात करें या पब्लिक यूटिलिटी की बात करें, जो आप परमानेंट लोक अदालत में बता रही, कई बार जो पिटिशनर होता है वो किसी और स्टेट का रहने वाला होता है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वो ले रहा होता है वो किसी और स्टेट में ले रहा होता है, तो ऐसे में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जो मामला है वो प्रॉपर कौन से स्टेट के परमानेंट लोक अदालत में वो चलेगा? जहाँ का कॉज ऑफ एक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए उसने चंडीगढ़ में घर लिया, रहने वाला वो दिल्ली का है, तो उसको चंडीगढ़ में केस करना पड़ेगा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उसकी चंडीगढ़ में बनेगी। जी जी, और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की आपने बात की और जैसा कि आपने बताया भी कि किस प्रकार से ये एक त्वरित न्याय या फिर एक ये सस्ता न्याय दे सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कई बार हम अक्सर देखते हैं कि जब दो पार्टीज़ एग्री होती हैं और एग्री करने के बाद एक डिक्री बनती है, जैसा आपने कहा कि डिक्री बनती है, अगर डिक्री बनने से पहले कोई पार्टी उस चीज़ से डिसएग्री कर जाती कि नहीं मैं ये नहीं चाहूँगा या चाहूँगी, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो मान लीजिए हमने बहस सुन ली है, उसके बाद वो कुछ आर्गूमेंट्स करते हैं, तो हम दोबारा री हियरिंग में लगाएंगे उस केस को।
वैसे तो हम उसका फैसला कर देंगे, दोनों पार्टीज को हमने सुन लिया, ऑर्डर रिजर्व हो गया तो हम उसका फैसला सुनाएंगे। उससे पहले मान लीजिए फैसला भी सुना दिया तो वो रिव्यू कर सकते हैं कि जी हमारा तो ऐसा, हम ये चाहते हैं, इसमें ये चाहते हैं, तो रिव्यू में अगर हमें लगेगा तो हम थोड़ा चेंज करके मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, अदरवाइज तो फिर उनको अगली हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी मैम, परमानेंट लोक अदालत ने एक फ़ैसला दिया और जब हम फैसले की बात करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन कितने दिनों के अंदर होती है, क्या समय उसमें किया जाता है, और एग्जीक्यूशन की पटिशन जो होगी वो कहाँ पर लगेगी? ये हमारे पास ही एग्जीक्यूशन की पटिशन लगती है और उसमें जो है वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे देते हैं कि अटैचमेंट की जाए। मान लीजिए रियल एस्टेट का केस है, 10 लाख रुपया उसने लेना था तो उसने नहीं दिया, जो बिल्डर है, तो कोई उसका फ्लैट है या कुछ और है, वो उसको प्रॉपर्टी बता देगा, डिटेल दे देगा, तो उसको नोटिस जाएगा, वो ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे सेम वैसे ही जैसे सिविल कोर्ट में होता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए उससे पहले वो 10 लाख रुपया दे देता है तो वो ख़त्म हो जाएगा उसका केस। नहीं देता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी कहेंगे अटैच करो, तो सिविल कोर्ट के उसी के थ्रू प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। जी, कई बार मल्टीपल मामले भी चल रहे होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, और एक मामला परमानेंट लोक अदालत में चल रहा है, एक या फिर सिविल जज के पास चल रहा है, तो ऐसे मामले में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई स्थिति बनती है तो क्या परमानेंट लोक अदालत सिविल जज को भी या फिर सिविल जज परमानेंट लोक अदालत को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकता है कि इनके बीच में एक म्यूचुअल एमिकेबल सेटलमेंट हो रहा है? उसमें देखिए सेम कॉज ऑफ एक्शन पे तो दो जगह केस नहीं कर सकते हैं ना, वो तो एक ही जगह होगा। पार्टीज को उसमें एक को विड्रॉ करना पड़ेगा, जिस पार्टी का भी लगा, जिसने फाइल किया है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, और एक जगह ही वो कन्फाइन कर सकते हैं। प्रोवाइडेड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का है तो लोक अदालत में ही रख सकता है वो, अगर प्राइवेट है वो तो लोक अदालत PLA में तो होगा ही नहीं, वो तो वहीं रहेगा फिर सिविल कोर्ट में। जी, और जब मामला अपील में चला जाता है तो अपील किस प्रकार से की जाती है और उसमें कितना समय लगता है, और फिर क्या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन या फिर एक जुरिसडिक्शन किस प्रकार से बनती है? वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए परमानेंट लोक अदालत का हाई कोर्ट में चला गया तो उसमें फिर वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मेन यही गलत हो गया है। पहले तो हमारे पास भी आ सकते हैं रिव्यू में, हम उसको दोबारा से देख सकते हैं कि सच में ये तो गलत हो गया, तो रिव्यू में हम मॉडिफाई करेंगे ऑर्डर, फिर उसको लिबर्टी दे सकते हैं हम कि ये केस जहाँ लगना है वहीं जाइए आप। और अगर मान लीजिए हमारे पास रिव्यू नहीं किया, सीधे हाई कोर्ट चले गए हैं, तो हाई कोर्ट वापस भेज के कह सकते, वहीं डिसमिस कर सकते हैं वो जी, हमारी वाली उसको पलट सकते हैं ऑर्डर को, और वो कहेंगे कि जहाँ आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है आप वहाँ जाइए। जी श्यामा जी, इतने ज़्यादा लिटिगेशन हम देख रहे हैं इंडिया में पेंडिंग है, अभी हाल फिलहाल में मैं पढ़ रहा था लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, अगर उसमें 2 या 4 लोगों को भी जोड़ा जाए तो 25-30 करोड़ लोग लिटिगेशन में इंडिया में अभी इन्वॉल्व हैं। तो इतनी हाई लिटिगेशन जब चल रही है और सालों दर साल केस चल रहा है, तो आपको लगता है कि एक परमानेंट लोक अदालत एक ऑप्शन या एक ज़रिया बन सकता है कि आप जिसको कहते हैं एमिकली भी सेटल करें, आपकी मनी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, और कहीं ना कहीं जब हम डिग्निटी की बात करते हैं आप अपनी डिग्निटी भी मेंटेन कर सकते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और देखिए लोगों को, नीडी पर्सन है, डिसेबल्ड हैं, विमेन है, उसमें लीगल एड का भी प्रोविज़न है, तो हम लीगल एड को भी भेज देते हैं, और लीगल एड भी उसी में है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट में है, और ये जितना जल्दी डिस्पोजल करने का है इसमें यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये पब्लिक यूटिलिटी पे मैं दोबारा आऊँगी कि नॉन नोटिफाइड हैं उन्हीं केसेस में आ सकते हैं यहाँ, और वो स्पीडी जस्टिस तो है इसमें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, आपने टाइम का जिक्र किया, टाइम बाउंड केसेस इसमें डिसाइड होते हैं, तो अमूमन कितना समय लगता है एक केस को डिसाइड होने में? PLA में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 2 साल से भी कम के केसेस से जो मेरे पास पेंडिंग थे तो मैंने डिसाइड किए हैं। जी, मतलब कि एंडेवर ये रहता है कि आप जल्द से जल्द हियरिंग पे लगाएं और जल्द से जल्द। एक बार कैट में मैंने 1986 का ही केस पेंडिंग था, 30 साल से डिसमिसल का था वो, उसको मैंने डिसाइड किया था, तो मैं उस तरीके से केसेस को कर लेती थी कि पुराने केसेस पहले लगेंगे, कुछ तो इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और कुछ जो हैं रिव्यू पड़े रहते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी रहती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका वैसे ही ख़त्म हो जाता है, कोई मायने नहीं रहता है उन चीज़ों का, खुद भी विड्रॉ कर लेते हैं लोग, वो फिर आपको ना सारे सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं, वो केसेस अलग हो जाते हैं, तो उससे डिस्पोजल बड़ा अच्छा हो जाता है कि आपको नहीं तो वाइस और लगता है, लिस्ट में भी इतना लंबा रहता है कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, तो उस तरीके से ये मेथड मैं अपनाती थी जिससे जल्दी से जल्दी डिसीजन हो। जी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, और 1986 का आपने एक मामले का जिक्र किया, तो क्यों हमारी जुडिशरी में इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है? क्या हमारी जुडिशरी इक्विप्ड नहीं है, या फिर हमारे जजेस की कमी है, या फिर फ्रिवलेस केसेस बहुत ज़्यादा जुडिशरी के समक्ष आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, इसके लिए बहुत चीज़ें
जिम्मेवार हैं। एक तो है कि जजेस की बहुत शॉर्टेज है और उनके अपॉइंटमेंट में भी बहुत टाइम लग जाता है, लंबा प्रोसेस है। दूसरा ये है कि जो केसेस लगे होते हैं जो सरकारी उससे हैं या दूसरे हैं, टाइम लग जाता है, कभी रिप्लाई नहीं दिया है, कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं ऑर्डर्स, और सरकार तो बार बार नोटिफिकेशन निकालती है कि जो छोटे मोटे केसेस हैं उसमें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जहाँ पे लगता है कि बहुत पब्लिक मनी इन्वॉल्व है उसको भी ज़रूरत नहीं है कि जब आपने एक केस में देना है, वैसे 10 लिटिगेंट हैं तो उनको भी सिमिलर सिचुएटेड हैं तो उनको आप साथ में ही दे दीजिए, तो जब तक कोर्ट में नहीं आते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता है। और अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको कोर्ट में ही आना पड़ेगा। हाँ, श्यामा डोगरा जी, आप हमारे उसके बजाय वो खुद ही अगर एक को दिया है सबको दे दें, डिपेंड करता है कि किस तरह का केस है। नोटिफिकेशन है मान लीजिए कोई, तो वो सबको लागू होगी। तो अगर एक ने किया तो सबको जो है वैसे ही सिमिलर सिचुएटेड उनको रिलीफ अगर सरकार ही दे दे तो आधा लिटिगेशन कम हो जाएगा। जी, श्यामा डोगरा जी, आप कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए और परमानेंट लोक अदालत के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार से एक ऑल्टरनेट वे हो सकता है स्पीडी जस्टिस के लिए। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।